मनोहर श्याम जोशी एक मशहूर लेखक, जर्नलिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर थे। 2005 में इन्हें अपने उपन्यास क्याब के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे इंडिया के पहले टीवी सीरियल हम लोग के रचयिता थे। बुनियाद और कक्का जी कहिन जैसे पॉपुलर टीवी शोज के लिए भी जोशी जी को हमेशा याद रखा जाएगा। मनोहर श्याम जोशी जी को फादर ऑफ इंडियन सोप ओपेरास का खिताब भी दिया गया है। ये फिल्म जोशी जी की याद में एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। वो लेखक, साहित्यकार और पत्रकार सब थे, लेकिन वो अपने को कहा करते थे कि मैं एक घरेलू बोहेमियन हूँ। जोशी जी बहुत ही आधुनिक भी थे, ट्रेडिशनल भी थे और रैशनल भी थे। लविंग तो थे, बिना प्रेम हुए आदमी कभी कुछ करता नहीं है किसी के लिए। घर परिवार सबसे बड़े भक्त वो अपनी माँ के थे। मनोहर श्याम जोशी जी अद्भुत व्यक्ति थे। वो सिनेमा में काम कर चुके थे, पटकथा लेखन कर चुके थे, हिंदी के समर्थ यशस्वी संपादक पत्रकार थे और बहुत अच्छा गल्प लिखते थे, फिक्शन लिखते थे। तो उन्होंने अपने सारे जीवन के निचोड़ को एक तरह से हम लोग में पहले उसका इस्तेमाल किया और दूरदर्शन में जब ये धारावाहिक हुआ तो इसकी प्रेरणा एक मैक्सिकन सोप ओपेरा से ली गई थी। एक बात तो जोशी जी उन बहुत कम लेखकों में से थे जिन्हें पता है कि कहाँ पर चुप रहना है और कहाँ पर बोलना है। तो जो बात उन्होंने मुझे सिखाई हम लोग के दौरान, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आप पर्दे पर कुछ देखते हैं तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कुछ एक्शन पर्दे पर होता है, तो कहानी उस एक्शन के जरिए भी आगे बढ़ती है। हम लोग तो भारत सरकार की ओर से करवाया गया था, तो उसका एक मिशन था। वो लोग चाहते थे कि इसके द्वारा समाज कल्याण और परिवार नियोजन का वो हो। उनके सामने दिशा निर्देश थे कि ऐसा करना है। ओवरऑल उनको मालूम था, बट बाकी कल्पना उनकी अपनी थी। क्या है तुम्हारी माँ जो कहती थी बड़ोच वाले दहेज के लालची नहीं? 7,500 रुपए मांगे, 7,500। सुनती हो भागवंती, तुम्हारे बड़ोच वालों ने क्या लिखा है? जी सुन ली। क्या सुन ली? यही जो मोहल्ले वालों ने सुन ली। हम पे पैसा नहीं है बेटी का ब्याह कराने को। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? 2 लौंडियां वो पहली वाली छोड़ गई थी, फिर तेरे को किसने कहा था 3 और चलने को? जैसे कि शोले फिल्म बनी तो मैं हम लोग को एक तरह से टेलीविजन का शोले ही कहूँगा। मेरी पहली मुलाकात जोशी जी से मेरे ख्याल से मई की एक दोपहर थी, बहुत गर्मी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि गाना आता है, तो गाने का क्या मतलब? देन आई ओवरहर्ड हिम टेलिंग मिस्टर कुमार हु वाज द डायरेक्टर कि नहीं, बस ये सब अगर गाएगा तो उसके बच्चों में भी तो होगा, उनका गला तो होगा। एंड ये बात आई गई हो गई, लेकिन इतने दिन बाद, इतने साल बीत गए, एंड देन व्हेन आई गॉट इनटू एक्टिंग फुल टाइम एंड अ बिट ऑफ राइटिंग, तो मुझे लगा कि कितनी पैनी उनकी नजर थी और ऑफ स्केचिंग आउट ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ एन एंटायर फैमिली। जहाँ एक आप पूरे भारत को 9 बजे खड़ा कर देते हैं कि आप हिलेंगे नहीं टीवी के सामने से, हर चीज बंद हो गई। आर.के. लक्ष्मण जी ने कार्टून लिखा कि Who asked you to put up this political rally at 9 PM? Don't you know it's some look time? इस परिवार की बड़ी बेटी पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन माँ बाप जैसे तैसे उसकी शादी करना चाहते हैं, जबकि दहेज के लालचियों को खुश कर सकना उनके बस की बात नहीं है। एक बार और ये परिवार नुमाइश कराएगा अपनी बेटी की, अपनी बेबसी की, और देखेंगे हम लोग। आई थिंक अगर जोशी साहब जैसे राइटर मेरे पास ना होते तो शोले विदाउट सलीम जावेद हो जाता। तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। और जब उनका स्क्रिप्ट आता था मुझे ऐसे लगता था कि मुझे तो सिर्फ इसको उठाकर शूट करना है।
इतना वो सही, इतने वो न्यूआंसेस थे उसमें, इसमें वो हर कैरेक्टर की एक खूबी जो ले आते थे। निक्के को टोपी बहुत पसंद आई। मास्टर जी, मुझसे कुछ कहा लाजो जी? मैंने कहा निक्के को मेरी बुनी टोपी बहुत पसंद आई। कहता था दादी जुराबे भी बुन दो। आप कहाँ थे इतने दिन? इंग्लैंड से कुछ मेहमान आ गए थे, उन्हें भरतपुर जयपुर घुमाने ले गया था। मुझे भी ले जाते ना। आपको तो पेरिस ले जाने, बल्कि हॉलीवुड चले चलने। इस तरह का बेहुदा मजाक हमारे सामने मत किया कर रोशन। क्यों ना करे, लाला ब्रिस्बेन ने आप हमारे साथ बेहुदा मजाक किया। उन्होंने तो हमेशा आप लोगों के साथ दगा किया माता जी, फिर भी आप उनके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं ना हो। क्या बात है? और मैं क्या कहूँ इस सीरीज के बारे में, सारी दुनिया कहती है, पाकिस्तान कहता था। हमने सुना था वहाँ सड़कें जो है खाली हो जाती थी, जब याद आता था। मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता कि मेरा कोई हाथ नहीं है उनकी राइटिंग में। मैं जाकर रोज़ के रोज़ ये सीन्स पैदा तो नहीं कर सकता था। वो मेरे पास सीन्स थे, इसीलिए उन्हें बेहतर कर पाया मैं। कैरेक्टर से अच्छे परफॉर्मेंस, एक्टर से अच्छे परफॉर्मेंस ले पाया मैं। अच्छा प्राजी, अब इजाजत दो, आप बैठो, रोटी खाकर जाओ। प्राजी, आप परजाई जी से हमारे वास्ते तो रोटी बनवाओ मत, हमारा हाजमा खराब होना है। इनका मूड। आप इतने उदास मत हो, ना किसी को सुख ही सुख मिलता है, ना किसी को दुख ही दुख। रथ का पहिया है, ऊपर नीचे जाता रहता है। उनकी राइटिंग यूनिक तो थी ही, कैरेक्टर्स उनके यूनिक थे, और जो लहजा, जो एक कड़ी पकड़ी। मैंने देखा है कि सीरियल्स में क्या होता है, शुरू में तो बड़ा कॉशियस रहते हैं राइटर्स भी और ये भी, कि वो एक डायलेक्ट कायम रहे ऑल थ्रू, कैरेक्टराइजेशंस कायम रहे इनिशियली। उसके बाद जो भी जिसका जी करता है वो करते नहीं। वहाँ से एपिसोड आते थे दिल्ली में, एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड के अब जोशी साहब ने क्या लिखा है, तो सबसे पहले सब बैठ के पढ़ते थे। अरे यार मजा आ गया। हमेशा पहला हक तो राइटर का ही होगा, क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया, उसे हम आगे ले पाए, उसे हम आगे बढ़ा सके। नो जोशी नो बुनियाद, इतनी सिंपल बात है। उनका पहला उपन्यास तब छपा जब वो 42 साल के थे। 17-18 साल की उम्र में उनकी 2 कहानियां जो हैं, एक प्रतीक में छपी थी जो उस समय की बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका मानी जाती थी, और दूसरी सरगम में छपी थी। और जितने भी बड़े लेखक थे, चाहे वो अमृतलाल नागर जी हों या भगवती चरण वर्मा जी हों या यशपाल हों, सब ने एक स्वर से बड़ी तारीफ की, तब तो बच्चा थे वो 17-18 साल के, कि इसमें भविष्य का लेखक बनने की सारी संभावनाएं हैं। उनकी एक जो बहुत बड़ी विशेषता उनके लेखन में मुझे लगी वो थी कि चरित्र जो है, कैरेक्टराइजेशन बहुत ही स्ट्रांग था उनका, और ऐसा लगता है कि बहुत ऑथेंटिक होता था कि जिस वो भी चरित्र उनके जीवन में कभी आया होगा और उन्होंने उसको इतना कागज़ के ऊपर ऐसे साकार कर दिया कि वो नज़र आने लगता था चरित्र, बड़ा 3 डायमेंशनल होके। तो खैर, तो इन रचनाओं की वजह से खासतौर पर कुरुकुरु साहा ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने तय किया कि मैं इसको करूँगा। नाटक के बाद जोशी जी और उनकी पत्नी बैक स्टेज आकर मुझसे मिले, और उनकी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया बड़ी गर्म जोशी के साथ, और बोली कि भैया हमें पहली बार समझ में आया कि इन्होंने क्या लिखा था। और मनोहर श्याम जी की ये बहुत भारी क्वालिटी थी कि उन्होंने एंटी हीरो को हिंदी उपन्यासों में लाना शुरू किया। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ विलन तो बॉम्बे फिल्मों में प्राण के ज़माने से बहुत चले आए हैं, लेकिन उन्होंने वो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है of a person who has a noble core but who is unable to come out of his complexities. उनके उपन्यास अगर आप पढ़ें हरिया हरकुलिस की हैरानी, या आप पढ़ें उनकी क्याप, या आप पढ़ें टाटा प्रोफेसर, ब्रिलियंट, जो किसी और की रचनाओं में मुझे नहीं मिला। उनके अंदर सतही सेंटिमेंटलिज्म नहीं था, वो अपने चरित्रों के साथ, हम अपनी स्थितियों के अंदर वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होते, और जहाँ ऐसा लगता है कि बहुत इमोशनल सीन हुआ जा रहा है, बहुत ही जिसे कहते हैं चीज़ी हुआ जा रहा है, सिरपी हुआ जा रहा है ना, उसको
किसी दूसरे ढंग से ब्रेक कर देते। तो उनकी ये जो क्वालिटी थी, उनके टैबूज तोड़ने की, क्लीशे जहां सीन आया उसको जानबूझ के वो निगेट कर जाते थे। But Manohar Shyam Joshi's strongest pakad was on the lower middle class, and he is the greatest documenter of the evolution of the Indian middle class from its lower middle class route to its high middle class route. I think that is, in these times, his great contribution to Hindi and English literature. वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट थे, तो वो हमेशा एक डाउटफुल रहते थे कि क्या मेरी रचना इस योग्य है कि छप जाए, और मैं इसको छापूं और लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। तो कुरु कुरु साहब उन्हीं का है, वो मैंने पढ़ा। उसमें जो 3 कैरेक्टर उन्होंने बड़े खूबसूरत से, हाँ, जो एक ही कैरेक्टर को जो 3 जगह वो 3 विचारों से जो उन्होंने बांधा है, वो बहुत ही मुझे बड़ा कमाल का लगा। एक्चुअली प्रकाश झा जब वो सीरियल कर रहे थे टेलीविज़न के लिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तब प्रकाश झा ने उनके पास भेज दिया था, तो मैं उनके घर गया था। एक तो उनका जब उनसे बातें करो तो वो जो बता रहे होते हैं, उसके अंदर जो बातों के अंदर जो तथ्य छुपा होता है ना, उसमें वो ऐसी कटीली सी मुस्कान देते थे कि समझ आ जाता कि भैया ये कहाँ से किस तरफ की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे उनके साथ बैठ के बड़ा मज़ा आता। तो बोल के धीरे से और ऐसा तिरछी सी मुस्कान मारते थे वो कि मुझे लगता, हाँ, कि बस कि बहुत ज़्यादा, हमें तो बहुत ज़ोर से हंसी आ जाती, लेकिन वो बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराते थे और बैठे रह जाते थे। उनकी राइटिंग में किताबीपन नहीं है बिल्कुल, बड़ा ही बहुत ही ऐसा लगता है ज़मीन से जुड़ा होगा, आम बोलचाल की भाषा में। इसलिए उनके जो डायलॉग्स हैं, उनके जो लेखनी है, बड़े जल्दी असर कर जाती है। और दूसरा, उनके कैरेक्टर बनाया हुआ नहीं लगा कभी मुझे। ऐसा लगता था कि हाँ, ये कहीं गांव से या कस्बे से या किसी शहर से जहाँ का भी वो कैरेक्टर वो बिल्कुल उठा के लाए, और उसकी कैरेक्टर की पिछली ज़िंदगी और आगे की ज़िंदगी भी समझ आ जाती थी। ही वॉज ए सटायरिस्ट एक्चुअली, व्यंग्यकार जिसे कहते हैं। तो चाहे वो कक्का जी कहीन हो उनका, या मेरा भारत महान हो, या उस देश का यारो क्या कहना, बहुत ज़्यादा भावुक होकर के वो कभी नहीं लिखते थे। कोई उनमें गुमान या कुछ घमंड, हालांकि घमंडी होने के उनके पास बहुत सारे कारण थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़े राइटर रहे हैं, और वो तो रहेंगे क्योंकि उनकी किताबें मौजूद हैं और सदियों तक लोग पढ़ेंगे। मैं आज उनकी कमी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम 2 साल से ये चाह रहे थे कि कक्का जी कहन को रिवाइव किया जाए, लेकिन हमको कोई मिल ही नहीं रहा जो उस तरह का कटाक्ष बिना, विदाउट हिटिंग बिलो द बेल्ट, जो एक मीनिंगफुल, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जिससे किसी को चुभे भी नहीं, किसी को चोट ना पहुंचे, और साथ ही साथ आप अपनी बात कह दें। वो ऐसा है भैया कि हमारे गांव देहात में कहत है भैंस से बड़ी अकल, वो ये भी कहत है सबसे बड़ा रुपया। ब्रेन इज बिगर देन बफलो, बट मनी इज बिगर देन बोथ। हम लोग और बुनियाद के बाद में क्यों नहीं उनकी सफलता को दोहराया जा सका, क्यों नहीं इस तरह के विषय और उठाए गए? और आपने बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो उस समय के पूरे लोग हैं, राही मासूर रजा ने बहुत अच्छे सीरियल लिखे, आजकल अगर हम देखें तो, लेकिन मतलब अब तो एक तो कोई ऐसा बड़ा लेखक है ही नहीं, उसमें कोई नाम ही नहीं है जो कि लेखक हो। जी, तो क्या वजह है कि लेखक पीछे हट गए हैं? तो उनको चाहिए नहीं ना, उनको लेखक नहीं चाहिए, वो खुद ही सोच ले रहे हैं, वो बता दे रहे हैं कि यहाँ से जो वहाँ बात ही इस तरह से होती है ना कि वो जो एक अंग्रेजी में सीरियल है, मनोरंजन के और सूचना प्रसारण के हर क्षेत्र में साहित्य से वो दूर जा रहा है। जी, कितनी व्यावसायिकता, नहीं, साहित्य से दूर जा रहा है, व्यावसायिकता छा रही है। और व्यावसायिकता ही नहीं एक तरह का, क्योंकि जब साहित्य केंद्रित चीज होती है तो वो मूल्य परक होती है। अभी जरा शुद्ध हिंदी हो जा रही है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि तब आपको कोई नैतिकता की बात करनी होती है, आपको कुछ प्रगति की बात करनी होती है। और ये जो चीज अब होती जा रही है धीरे धीरे जनजीवन में, राजनीति में, मीडिया एक ही बात कह रहा है कि चालू हो जाओ, बाकी सब ये जीवन एक संग्राम है, उठा पटक है, राजनीति है, आगे बढ़ना है, यही एक नैतिकता है। ये जो आज समाज का जो आईना इस समय आप मुझे दिखा रहे हैं, इसमें आप अपनी भूमिका कहाँ पाते हैं? हम व्यंग्यकार की बातें, और मतलब एक जिसको कहना चाहिए कि आप जानते हैं रुदाली फिल्म आपने देखी है, तो जो पेशेवर रोने वाले होते हैं उनकी हमारी भूमिका है
कि ये कौन है साहब, ये वो है जो रोते रहते हैं या इनको नहीं मिला इसलिए रोते हैं। बात तो सच है ना। तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन। छुटकी बनेगी डॉक्टर टर डर डर टर 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 टर, मन्ने लता मंगेशकर लल्लू टॉप ऑफिसर। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन।